दोस्तों, जो बीजेपी वोटिंग से पहले चुनाव जीतने का माहौल बना देती थी, उस बीजेपी का आज की तारीख में चुनाव में कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। अब हरियाणा का ही हाल देख लीजिए, बड़ा क्रूशल इलेक्शन वहां लड़ा जा रहा है, बड़ा जबरदस्त और निर्णायक चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, बीजेपी का जो आला कमान है, नेतृत्व है, उसका कहीं अता पता नहीं है हरियाणा में। अब मोदी जी देख लीजिए, मोदी जी हरियाणा की जगह आजकल अमेरिका में। मिस्टर अमित शाह नंबर 2 इन द पार्टी, ये कभी झारखंड में हैं तो कभी जम्मू कश्मीर में। आज भी वो जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे। और ये जो सुपरस्टार साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर, 2 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये साहब जो हैं, ये खुले मैदान में बड़ी बड़ी रैली करने की जगह ये साहब आजकल होटल में, मैरिज हॉल में, ऑडिटोरियम में, बंद कमरों में, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, जिस आदमी को मैदान में होना चाहिए, हजारों की भीड़ के सामने होना चाहिए, वो मैरिज हॉल में इलेक्शन लड़ रहा है। अब दोस्तों, वो हरियाणा जिसे मोदी जी ने 2014 में जीता, 2019 में जीता, 10 की 10 सीट जीत के ले गए, 2 विधानसभा चुनाव मोदी ने जीते, और खट्टर अपने पुराने दोस्त को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। उस हरियाणा में बीजेपी की रैलीज में भीड़ नहीं आ रही, और हो सकता है इसी वजह से मोदी भी कतरा रहे हों, कहीं कहीं अमित शाह भी परहेज कर रहे हैं जाने से। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ तक बात नहीं है। असली वजह यह भी है कि बीजेपी के भीतर, अगर बीजेपी के भीतर आप झांक कर देखें हरियाणा में, तो झगड़े ही झगड़े। आप कह सकते हैं इट्स बीजेपी वर्सेस बीजेपी, भाजपा बनाम भाजपा, यानी बीजेपी आज बीजेपी से ही लड़ रही है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, अगर आप खट्टर साहब की बात कर रहे हैं, सुपरस्टार खट्टर साहब की, तो इनका झगड़ा सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े बीजेपी के नेता अनिल विज से चल रहा है। इट्स विज वर्सेस खट्टर, सच बात तो ये है। कैप्टन अभिमन्यु एक और बड़े नेता, इनसे भी नहीं बनती खट्टर साहब की। खट्टर वर्सेस अभिमन्यु, पर्दे के पीछे, सामने तो बातचीत होती है। रामविलास शर्मा, अब शर्मा जी भी बड़े नेता हैं, मोदी जी से भी सीनियर हैं, इनकी भी नहीं बनती, या यूँ कहें खट्टर साहब लिफ्ट नहीं देते। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी है, खट्टर वर्सेस ए, खट्टर वर्सेस बी, खट्टर वर्सेस सी, मैं गिनाता चला जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि बीजेपी के अंदरूनी झगड़े, अंतर कलह, घर में जो बगावत का धुआं है, यही सिर्फ दुखती रग नहीं है पार्टी की। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि 10 साल के खट्टर राज से, या यूं कहें 10 साल के मोदी राज से, अब जनता भी खुश नहीं है, नॉट हैप्पी। विधायक है ना, इन्होंने यहाँ की कमेटी नहीं बनने दी, एक भी ईंट नहीं लगी। मेन समस्या बच्चों की है, बच्चों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। 2 प्लान वोटिंग की है बीजेपी को, जब ये सरकार बनी। अब दिल नहीं है बीजेपी को वोट दे। आपकी सेंटर में सरकार, स्टेट में आपकी सरकार है, फिर आप भर्तियां पूरी नहीं करवा सकते हो, तो फिर आपको वोट देने का मतलब ही क्या भैया हमारा। अब दोस्तों, रूठी हुई जनता को मनाना, नाराज जनता को मनाना बड़ा मुश्किल काम है, और मोदी जी पहली बार लग रहा है फेल हो रहे हैं, जनता को रिझा नहीं पा रहे। लेकिन एक और बड़े सवाल पर मोदी जी फेल हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं उनके पास। मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जैसे हरियाणा, जो वहाँ के स्टेट लीडर्स हैं, इनके बीच के जो झगड़े हैं, इसको भी मोदी हल नहीं कर पा रहे। कहाँ तो एक फोन पर मोदी जी के मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, कैबिनेट खड़ी हो जाती थी। आज जो आपसी झगड़े हैं हरियाणा में, जो मैंने आपको बताए, उनको ना मोदी सुलझा पा रहे हैं, ना अमित शाह सुलझा पा रहे हैं, ना कोई बात बन पा रही है। और ठीक चुनाव के एन मौके पर ये झगड़े और बढ़ रहे हैं। कहीं धुआं था तो आज वहां आग है। लेकिन इससे बड़ा सवाल एक और भी है, जो हरियाणा में बीजेपी के अंदर उठ रहा है, कि खट्टर साहब को 2 बार मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। क्या बीजेपी में सीनियर लीडर्स की कमी थी, काबिल लोगों की कमी थी? क्या वाकई खट्टर साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बनाकर मिस्टर मोदी ने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं वो। अब दोस्तों, झगड़े सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, सच ये कि झगड़े कांग्रेस में भी हैं, जिसके जीतने के आसार हैं। कांग्रेस के झगड़े भी 2 बड़े नेताओं में, 2 बड़े कैंप्स में, एक शैलजा जी हैं
बिग फेस, दलित लीडर, पढ़ी लिखी, काबिल, कुछ लोग कहते हैं भाई मुख्यमंत्री मटेरियल हैं शैलजा जी, लोकसभा की एमपी हैं और वैसे भी पुरानी नेता हैं, मंत्री रही हैं। तो एक तरफ शैलजा जी हैं और दूसरी तरफ भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा। अब भूपेंद्र हुड्डा का जहाँ तक संसाधन की बात है, रीच की बात है, सारा खेल ही भूपेंद्र जी का है वहाँ पर। तो भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस शैलजा ये भी है और शैलजा जी नाराज़ हैं कई दिनों से और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी परिवार मनाने में लगा। हो सकता है मना लिया जाए क्योंकि जहाँ जीत होती है वहाँ पर नाराज़गी दूर हो जाती है। लेकिन एक बड़ी बात है जो कांग्रेस के फेवर में जा रही है कि कांग्रेस को जनता का सामना नहीं करना पड़ा जो बीजेपी को करना पड़ा। यानी जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वरदान बन गई और हो सकता है कि कांग्रेस की जो अंदर की नाराज़गी है उसको जनता अनदेखा करते हैं। अब दोस्तों एक जो बड़ा सवाल है जो रह गया जिसका जवाब कि साहब मोदी जी ने दो बार खट्टर साहब को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? जब खट्टर साहब से लोग नाराज़ हैं या यूं कहें कि खट्टर मॉडल लोगों को पसंद नहीं आया, जनता परेशान है, बेहाल है, तो फिर मोदी जी ने खट्टर साहब को क्यों बना दिया? ये जो राज है आज इससे भी पर्दा खोलेंगे कि भाई खट्टर साहब वीकनेस क्यों है मोदी जी के। और आज एक साहब को मैंने बुलाया है, हेमंत अत्री साहब को। हेमंत अत्री साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि वो हरियाणा के रोहतक में रहते हैं, बड़े पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं और खट्टर और मोदी जब एक टूटे हुए घर में, 2 कमरे के घर में जब एक साथ रहते थे तो अक्सर अत्री साहब मोदी जी से और खट्टर साहब से मिलने जाते थे और उन्होंने मोदी जी की चाय भी पी है। कब? 95-96 में। मैंने आज उनको बुलाया, मैंने कहा आज आप आइए और ज़रा ये राज खोलिए। तो अत्री साहब बहुत कुछ बताएंगे। वो ना सिर्फ मोदी और खट्टर के रिश्तों के बारे में बताएंगे, खुलासा करेंगे, बल्कि वो ये भी बताएंगे कितनी सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। ही इज़ गोइंग टू टेल यू। वो आखिर में वो बताएंगे कितनी सीटें मिल रही हैं जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है, दिलचस्पी है। और हमने आज उमाकांत लखेड़ा साहब को भी बुलाया है कि भाई ये बैंड क्यों बज रहा है और क्या मोदी जी का जो बैंड बज रहा है या बीजेपी का जो बैंड बज रहा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कोई गुंजाइश है कि मोदी जी अमेरिका से लौटकर ताबड़तोड़ रैलियां करें या कुछ और करें? अमित शाह जो उनके चाणक्य हैं, कि किसी तरह से क्या फाइट हो सकती है, अब टक्कर हो सकती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, या टक्कर भी नहीं होगी, एक तरफा है मामला? दोनों एक्सपर्ट्स को सुनिए, नतीजे पे पहुंचिए। इंटरेस्टिंग बड़े खुलासे हैं आज। और मेरा पहला सवाल जो है अत्री साहब से। अत्री साहब, क्या हम ये माने कि आज बीजेपी के भीतर जो कला है, इट्स बीजेपी वर्सेस बीजेपी? एक तरफ मनोहर लाल हैं, उनके पीछे मोदी हैं, मोदी के साथ अरुण कुमार जो सीनियर लीडर हैं आरएसएस के वो हैं, एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ तमाम ऐसे नेता हैं, अनिल विज जैसे, रामविलास शर्मा जैसे पुराने नेता जो दूसरी तरफ नाराज बैठे हैं। कई कोप भवन बन चुके हैं भाजपा में। दीपक जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हकीकत यही है। आज हरियाणा में देखिए बहुत सारे लोग तमाम कारणों से बोलते नहीं है, लेकिन अगर सीधा सवाल अगर आपके अंदाज में कहूं तो हरियाणा में 2 भाजपा है। एक मनोहरी भाजपा है जो मनोहर लाल उनके चेले हैं, सारे के सारे चेले जो पिछले 10 साल से आनंद में, आनंद भवन कहिए, उसमें उनके तमाम ओएसडीपी है जो अब हालांकि साइडलाइन हो गए, लेकिन वो मौज में है, सारे मौज में। और दूसरे जो है वो सल्किंग ग्रुप है, उसमें अनिल विज देखिए आप, कितने सीनियर थे, मनोहर लाल के साथ इस्तीफा दिलाने गए लेकिन बताया नहीं कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। नायब सैनी सीएम बन रहे थे, बताया नहीं कि नायब सैनी सीएम बन रहे, सीनियर मोस्ट 6 बार का एमएलए। इसी तरीके से रामविलास शर्मा का हालत देखिए आप क्या है। 1970 में गुरु गोवलकर जी ने खुद जो अपने जो अगर ध्यान करें आप एग्जैक्ट डेट 29 जून 1970 को गुरु गोवलकर ने इनको दीक्षा खुद दी थी रामविलास शर्मा को, और आज उनकी टिकट काट दी गई। 2 बार के अध्यक्ष, 5 बार के एमएलए। उसके अलावा देखिए जितनी लीडरशिप थी, जो अमर्जिंग लीडरशिप थी, चाहे वो धनखड़ हो चाहे अभिमन्यु हो, सारे के सारे एक कलम से निपटा दिए। और मनोहर लाल जी देश में सबसे दिग्गज किस बात के लिए जाने जाएंगे, जो अगर पहली टर्म देखेंगे आप 2014 की, तो 2019 में जब चुनाव हुआ इनके नेतृत्व में, तो 12 में से 10 मंत्री हारे थे, 12 में से 10। ये मतलब पिछली बार 2019 में मतलब आप कह रहे हैं कि पिछली बार विधानसभा का जब हरियाणा में चुनाव हुआ था तो मनोहर लाल खट्टर के
12 में से 10 मंत्री हार गए थे। अरे जी, तो भाई छुट्टी कर देनी चाहिए थी, तो मोदी जी ने छुट्टी क्यों नहीं की इनकी? मोदी जी का स्टाइल है ये। आप देखिए धामी का क्या किया, धामी तो खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको बनाया कि नहीं सीएम दोबारा से। जिस उत्तराखंड की उनकी कंस्टिट्यूएंसी ने उनको हरा दिया, उनको पूरे उत्तराखंड में बिठाया मोदी जी ने। दिस इज कॉल्ड सैडिस्टिक प्लेजर। और यही काम उन्होंने हरियाणा में किया कि जिस मनोहर लाल खट्टर ने पूरी भाजपा को निपटाया, पूरी भाजपा की लीडरशिप को बनाया, उनको अवार्ड दिया गया दोबारा सीएम बना करके। जो सरकार को मेजोरिटी से माइनॉरिटी में लेके आए, 47 से 40 पर लेकर के आए जी। मोदी जी ने उनको पुरस्कृत किया एक और टर्म देकर के। तो ये मोदी जी का स्टाइल है। और इनकी मित्रता आज से नहीं है, वो मित्रता 1995 से है, वो जग जाहिर है, जैसा आपने जिक्र किया। 1995 से खट्टर और मोदी आप कह रहे हैं एक साथ हैं? जी नहीं तो नहीं, आप कैसे जानते हैं कि एक साथ हैं वो? 1995 में, हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप एक बड़ी बात कह रहे हो, आप कह रहे हैं, आपने कहा ना 1995 से मोदी और खट्टर एक साथ हैं। ये किस आधार पर कह रहे हैं? आपने किताबों में पढ़ा है? नहीं साहब, आपने कहीं किसी से सुना है? मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, सारे हरियाणा में देखा है, सारे ओके, ये क्या देखा आपने आंखों से? 1995 अब बताइए, खुलकर बताइए। दीपक जी, 1995 में मोदी जी को हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल का प्रभारी बनाया गया था। उस समय मनोहर लाल जी हरियाणा में संगठन मंत्री थे, भाजपा के संगठन महामंत्री। तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन को सारा वो देखते थे, वो भी फुल टाइम प्रचारक है। तो रोहतक में सोनीपत रोड पे अगर आप चलेंगे, शीला टाकिज से आगे चलेंगे सोनीपत स्टैंड की तरफ, तो राइट साइड में एक टूटा सा ऑफिस होता था 2 कमरे का, जिसपे कभी पुताई नहीं हुई प्रॉपर। और उसके अंदर उसमें छोटी सी किचन थी, उसमें एक लड़का रामू होता था, वो होता था तो कभी कभी वो उनके लिए बना देता था खिचड़ी, वरना कभी मोदी जी बना रहे होते थे, कभी मनोहर लाल जी बना रहे होते थे खिचड़ी एक दूसरे के लिए, और वहीं से प्रचार। और ये आपने आंखों से देखा, मतलब आप बड़ा खुलासा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं कि 95 में रोहतक में एक सिनेमा टॉकीज के सामने 2 कमरे का टूटा फूटा एक फ्लैट कह लीजिए, घर कह लीजिए, उसमें एक छोटा सा किचन था। वहां रामू नाम का एक बावर्ची खाना बनाता था, कभी मोदी जी बनाते थे। वहां आप कह रहे हैं दरी बिछी थी और मोदी जी ने कहा हम लोग एक दरी बिछा के सोते थे। तो ये वही कमरा है टूटा हुआ? जी बिल्कुल, रजवाहे के बिल्कुल साथ में राइट साइड में, फाटक क्रॉस करते ही राइट हैंड को है। आज तो वो उसमें नई बिल्डिंग बन गई क्योंकि कमर्शियल स्पेस हो गया। और आज तो आपने उस कमरे में मोदी और खट्टर साहब को अपनी आंखों से देखा? मैंने उनके हाथ की चाय पी रखी है, मनोहर लाल जी के हाथ की, कई बार। क्या बात है साहब, लखेड़ा साहब, ये तो बड़ा पुराना आदमी आज हमारे सामने है भाई, बहुत पुराने, मतलब मैं तो कह रहा हूँ चश्मदीद आज आ गए हमारे साथ। तो एक चीज और बता दीजिए, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा हरियाणा पर, आऊंगा दोस्तों, मैं आऊंगा हरियाणा पर, आऊंगा पूछूंगा कौन कितनी सीट जीत रहा है, क्या हालत है, वो पूछूंगा। लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात छेड़ दी, ये बताइए, मोदी जी ने एक जगह कहा अत्री साहब कि साहब बुलेट मोटरसाइकिल एक थी, और बुलेट मोटरसाइकिल को खट्टर साहब चलाते थे और पीछे मोदी जी बैठते थे। तो जय वीरू की तरह ये मोटरसाइकिल चलती थी, पीछे मोदी जी, आगे खट्टर, और ये शहर में घूमते थे रोहतक में। क्या आपने अपनी आंखों से देखा कभी जय वीरू की जोड़ी? वो सीन मैंने नहीं देखा, वो खुद इन्होंने बताया, मोदी जी ने खुद बताया। लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल पे चलते हुए देखा आपने खट्टर को? मनोहर जी बहुत शौकीन है बुलेट मोटरसाइकिल के, जहां बुलेट मिल जाए वो दौड़ पड़ते हैं उसको लेकर के। अभी आपने गुड़गांव में देखा होगा थोड़े दिन पहले, जब बाढ़ आई थी तो बाइक पे घूम रहे थे वो। उससे पहले जींद में एक डीएसपी की बाइक पे घूम रहे थे। मैं आऊंगा, आप आऊंगा। ये जो बुलेट है, दोनों टायर पंचर हो गए आज की तारीख में। जो चुनाव की बुलेट है वो पंचर है। मैं आऊंगा, पंचर क्यों हुई, लेकिन लखेड़ा साहब पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, सवाल ये है कि अगर जो अत्री साहब कह रहे हैं कि झगड़े हो रहे थे, अनिल विज का झगड़ा मनोहर लाल खट्टर से हो रहा था, मनोहर लाल खट्टर का झगड़ा कैप्टन अभिमन्यु जैसे बीजेपी के बड़े नेता से हो रहा था, तो कई बड़े नेताओं में टकराव था, लड़ाइयां थी, तलवारें खींची थी। क्या अमित शाह, जिनको चप्पे चप्पे की हिंदुस्तान की खबर रहती है, क्या हरियाणा की लड़ाई की इनको जानकारी अमित शाह को नहीं थी, मोदी जी के चाणक्य को? और अगर जानकारी थी तो मोदी और शाह ने मिलकर इस झगड़े को खत्म क्यों नहीं कराया? और क्या मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि क्या मोदी जी की आजकल कोई सुन नहीं रहा, कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या इकबाल मोदी जी का खत्म हो रहा है? देखिए, इकबाल नहीं, देखिए डूब गई है हरियाणा में भाजपा। इकबाल तो ऐसा होता है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर मोदी जी का सुनने को कोई तैयार होता तो पोस्टरों में उनका नाम होता, जगह जगह जो जितने पोस्टर लग रहे हर जगह उनका नाम होता। हो क्या गया कि इनको पता लगा
इनको पता तो था कि नुकसान हो रहा है, इनको 2019 से ही पता है कि डूब रहे हैं। 2019 के बाद क्या चमक गई है भाजपा? इनको पता था, लेकिन ये आंख बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि ये दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते हैं। जब दूसरे पे भरोसा नहीं करते और जब पता लगा इनको कि मनोहर लाल खट्टर ने 2 महीने पहले पता लग गया इनको कि मनोहर लाल खट्टर ने पूरी पार्टी डुबा दी, तो उनको ला करके शिफ्ट करके दिल्ली ले आए। अब हालत यह है कि जितने टिकट बटे हैं, अत्री जी कंफर्म करेंगे इस बात को, 90% जो टिकट हैं वो खट्टर ने बंटवाए, खट्टर के थ्रू बंटे हैं कि जिसके चेहरे पर आप वो चिपका दो, वो होता है ना मंदिर में जाकर के तिलक लगा दो, तो वो उसको टिकट मिल गया। और जब इनको पता लग गया कि खट्टर के नाम पर भड़क गई पब्लिक, इनको घुसने नहीं दे रहे, तो अब ये होटलों में, दुकानों में, वो बारात घर में, किसी के घर में जाकर के बैठ के कर रहे, पब्लिक में आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको पता अब लगा, उसकी जो ग्रेविटी होती है, जो गंभीरता है, अब जाकर के पता लगी। जब पूरी नाव डूब चुकी, तो उसको कहते हैं ना कि जब पूरी कश्ती डूब चुकी है, तब याद आकर के कोई फायदा इनको है नहीं। और दूसरा, मोदी जी कि जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो फिजा है, जो इनकी नाकामियों का जो पिटारा है, वो नाकामियों का पिटारे का भंडाफोड़ हो गया है, बुरी तरह हो गया है। और अब जो है, जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर था, जो मोदी जी के नाम पर जो वोट पड़ता था हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, वो लुटिया डूब चुकी है। अब तो यह है कि चूंकि किसी तरह बैसाखियों पर सरकार है, तो उसको चला रहे हैं जब तक चलेगी। जी ओके ओके ओके, गॉट द पॉइंट। आपका ये कहना है लखेड़ा साहब कि मोदी जी को इस बात का इल्म था कि धीरे धीरे हरियाणा में बीजेपी की कश्ती डूब रही है और साहिल ही कश्ती डुबो रहा है, ये आपका कहना है। दूसरी चीज आपने कहा कि क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब थे हरियाणा में, और साथ में मोदी जी चुनाव भी हार गए 2024 का, 240 पे पहुंच गए एक तरह से, तो मोदी जी की भी फिजा खराब, हरियाणा में बीजेपी की फिजा खराब, इसलिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने आंख बंद कर ली कि जो हो रहा है सो होने दो, क्योंकि नथिंग कैन नाउ बी डन। अब कुछ इस प्रॉब्लम की अब सॉल्यूशन नहीं है, कोई जादू की छड़ी अब नहीं है मोदी जी के पास। अत्री साहब, मैं इस पर तो आऊंगा, क्योंकि आप एक एक सीट पर सर्वे कर रहे हैं, एक एक सीट पर आपकी आंखें गड़ी हैं। 90 सीटें, 90 की 90 जो जन्म पत्री है आपके पास है, मुझे पता है। मैं जिज्ञासा नहीं पैदा कर रहा दोस्तों में कि मैं आपसे पूरा का पूरा आज विवरण लूंगा, विवरण तो लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूं पहले, वो बाद में पूछूंगा कि कितने सीटें पर बीजेपी आगे है, कितने पे कांग्रेस आगे। एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए। सवाल ये कि जिस झगड़े की हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी में झगड़ा है, बड़ा झगड़ा है, मोदी सुलझा नहीं पा रहे हैं, एक झगड़ा कांग्रेस में भी है, टू बी ऑनेस्ट, और वो झगड़ा शैलजा, जो एक बड़ी कद्दावर नेता है, दलित फेस आप कह सकते हैं, महिला फेस है, एक झगड़ा शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर वहां पर कांग्रेस जीतती है, ये जो कांग्रेस के अंदर ये जो झगड़ा है, शैलजा वर्सेस हुड्डा फैमिली, इस झगड़े का कोई सॉल्यूशन है या मोदी शाह की तरह यहाँ कांग्रेस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं और ये झगड़ा भी कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, या कोई सॉल्यूशन है इसमें? नहीं दीपक जी, कांग्रेस में झगड़े होना, प्रतिस्पर्धा होना, कंपटीशन होना, तमाम तरह की चीजें बहुत सामान्य है हर प्रदेश के अंदर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जो स्थिति हुई है वो कुछ विचित्र ये हुई कि चुनाव चल रहा है और शैलजा पिछले 8-10 दिन से आपने देखा वो पब्लिक उसमें नहीं है, अपीयरेंस में कहीं नहीं आ रही। तो उसका कारण क्या है कि वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से आहत फील कर रही है, और उसका एक रीजन है जो उनके जो समर्थक है वो बताते हैं कि पर्टिकुलरली 2 टिकटों को लेकर के वो बहुत ज्यादा आहत है। एक नारनौंद की टिकट है जो उनके सहयोगी हैं डॉक्टर अजय चौधरी, उनको वो टिकट नहीं दिला पाई, और दूसरी सीट है उकलाना की हिसार के अंदर, जो वो खुद अपने किसी परिवार के लिए टिकट चाह रहे थे कि ताकि कल को सीएम बनना पड़े तो वो सीट खाली करा के खुद लड़ लें। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी प्रचारित कर रहे हैं। वो तो शैलजा को इनवाइट कर रहे हैं रोज के, शैलजा के साथ ये हो गया, शैलजा के साथ वो हो गया, शैलजा को ये कह दिया, इस तरह की चीजें भाजपा के नेता कर रहे हैं। वैसी स्थिति नहीं है, आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर आहत है, निश्चित तौर पर नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी स्टेट में है। जिस दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे, शैलजा उनके साथ आएगी या ऑलरेडी उसके साथ स्टेज शेयर करेगी। बीजेपी की तो समस्या क्या है ना, इस पूरे मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कौन ब्लो कर रहा है, मनोहर लाल और नायब सैनी। उसका कारण देखिए, अपना तो कुछ नैरेटिव है नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि दलित नेता के साथ ये कर दिया। भाई तुमने कितने दलित नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया बता दो, तुमने कितने दलितों को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है पार्टी में, तो दलितों के ठेकेदार तुम बन रहे हो। बेसिकली खेल दूसरा है, उस पे क्या
क्या शैलजा और हुड्डा परिवार में राहुल गांधी या गांधी परिवार कंप्रोमाइज करा देगा वोटिंग से पहले? ये जिस दिन दिल्ली से चलेंगे, हरियाणा में पहली रैली करेंगे, आप देखेंगे एक मंच पर सारे लोग होंगे। कांग्रेस पार्टी मतलब में ये कोई हुड्डा, बड़ी बात, हुड्डा अच्छा, साहब, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, जितने आप नाम जानते हैं हरियाणा के बड़े नेताओं के, सारे उस मंच पर होंगे। ये काम अगले 3 से 4 दिन में हो जाएगा आपके सामने। हो जाए। चलिए, मैं अगला जो सवाल है मैं ये जरूर पूछूंगा कि ये जो 90 सीटें हैं उसमें ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आप हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट करते रहते हैं हमारे दोस्तों को कि अब जो है बीजेपी 20 पर है, अब बीजेपी 18 पे है, अब 14 पे है, अब इस पे है। तो वो मैं पूछूंगा कि कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है, क्या बीजेपी ने अपनी टैली को थोड़ा इम्प्रूव किया है, क्या कांग्रेस इम्प्रूव कर रही है, या थोड़ा ये शैलजा का झगड़ा जो हुड्डा से चल रहा है, थोड़ा सा परसेप्शन में कांग्रेस नीचे आ रही। मैं आपसे पूछूंगा लेटेस्ट पोजीशन क्या है, लेकिन मैं लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आपने जो हाल बयान किए हरियाणा के, और अत्री साहब ने जो पोस्टमार्टम कर दिया, क्योंकि मेरी तो जुबान बंद हो गई जब इन्होंने कहा कि मैं तो 1995 से जानता हूं मोदी और खट्टर को, जब ये टूटे कमरे में रहते थे और मैं उस कमरे में जाता था और मैंने इनके हाथ की चाय पी है। तो ये चाय पे चर्चा तो 95 में कर चुके हैं, तो मैं इनसे क्या पूछूं अत्री साहब से? सही बात। जो आदमी 25-30 साल पहले चाय पे चर्चा मोदी जी के साथ कर चुका है, तो मैं उनसे क्या पूछूं? तो ये कह रहे हैं अत्री साहब कि भाई हालत बड़ी खराब है बीजेपी की, और अभी मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आंकड़ा क्या बता रहा है आपका। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर हरियाणा हाथ से निकल रहा है मोदी जी के, और महाराष्ट्र नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, अगली मंजिल महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट, अगर महाराष्ट्र में भी क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी की दाल पतली है? महाराष्ट्र से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? अगर आप 1 मिनट के अंदर महाराष्ट्र का हाल बता दें तो फिर मैं इनसे हरियाणा का जरा सवाल करूं असली। देखिए, जब मोदी जी का जो पराभव है वो लगातार डिक्लाइन, रसातल की तरफ जा रहा है। हरियाणा उसका एक पड़ाव है, दिल्ली से लगा हुआ है, स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान बाहुल्य है, किसानों की जो भड़ास है वो आधा तो निकल गई थी लोकसभा चुनाव में, और जो कॉम्बिनेशन हुआ था जाटों का दलितों का। अब वो दूसरा जो पड़ाव है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नया मॉड्यूल खड़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्वाचित सरकार को किस तरह भ्रष्टाचार के नाम पर और उसको ब्लैकमेल करके एक सरकार वहां गिराई और अपनी सरकार चोर दरवाजे से बनाई। और जो आपने जो सरकार वहां बनाई वो सरकार ही आपको खा जाएगी। अब हालत ये है, वहां कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको बीजेपी ने शिवसेना तोड़ के मुख्यमंत्री बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने के लिए कंडे ढूंढ रहे हैं। मेरी एक एमएलए से बात हुई, वो कह रहा है कि तुम बीजेपी से क्यों लड़ रहे हो? अब तुम बीजेपी से मत लड़ो, निर्दलीय लड़ो, खर्चा मैं उठाऊंगा, शिंदे साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं, और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं नाम भी बता दूंगा। ये हालत है। तो जी, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये तीनों पार्टियां भारी पड़ रही हैं एनडीए पर? महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी ये कोशिश में है कि अगर हमने 12-15 निर्दलीय खड़े कर दिए तो हम हंग लोकसभा कर दे किसी तरह। हालांकि वो होने वाली नहीं है। ये 15-20 जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये 15-20 हजार वोट काटेंगे तो उसके बाद जो है हंग विधानसभा हो जाएगी महाराष्ट्र में। अब राज्यपाल शासन मतलब मोदी जी का शासन। तो ये अब आखिरी उम्मीद, भागते चोर की लंगोटी, ये महाराष्ट्र में उम्मीद लगाए हुए हैं। वही उम्मीद ये हरियाणा में लगाए हुए हैं कि किसी तरह हंग कर दो। वो दोनों राज्यों में हंग होने वाला नहीं है, बुरी तरह हार रहे हैं। और उसके बाद जहां जहां चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन देखना यूपी के, उत्तराखंड में अभी केदारनाथ में बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां सोना चोरी का एक बड़ा भारी कांड उछला है, इन्होंने सोना गायब करवा दिया वहां का। तो और शंकराचार्य ने मुद्दा उठाया। तो सब जगह इस तरह के छिछालेदर इनकी हो रही है। और पार्टी का कैडर, आरएसएस के लोग इनसे बहुत नाराज हैं। वो इंतजार में है कि जैसे ही आएंगे तब चोट करेंगे, चाहे वो हरियाणा हो,
चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो उत्तराखंड हो, सब जगह इनकी आरएसएस के लोग इनसे अपने को डिसोसिएट कर रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ जी। ओके, आरएसएस नाराज है, बीजेपी में अंतर्द्वंद हैं और इनका ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस भारी पड़ सकती है। और ना सिर्फ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड में उपचुनाव होना है केदारनाथ सीट पे, वहाँ भी हालत खराब है। काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं ग्रिम सिनेरियो है जहाँ तक मोदी जी का सवाल है। लास्ट क्वेश्चन जो करना था, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो लोग जिसका जवाब चाहते हैं। और अत्री साहब, आप ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपका जो प्रेडिक्शन होता है वो जितने भी सर्वे हैं उसको मात कर देता है। तो आप 90 सीटों पर सुबह शाम नजर रखें। मैं जरा चाहता हूं कि अब ये बता दीजिए कि 90 सीटों में कांग्रेस कहां खड़ी है, इन 90 सीटों में बीजेपी कहां खड़ी है, ताजा पोजीशन आज की। दीपक जी, हमने परसों बात की थी, उसके बाद से लेके अब तक बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, कहीं पर कोई प्रोग्रेस नहीं है कि सीटों के। देखिए, अभी तक बड़े लीडर्स आ नहीं रहे हैं। हरियाणा में चुनाव की जो लहर देखते हैं ना आप, वो रैलियों के जरिए होती है, बड़े बड़े रोड शोज के जरिए होती है, मोबिलाइजेशन के जरिए होती है। अभी मैदान में केवल कांग्रेस है, सामने तो कोई है ही नहीं। मोदी जी तो अमेरिका चले गए, एक रैली करके गए थे कुरुक्षेत्र में, वहां 5000 आदमी थे गिनकर। अमित शाह ने 2 रैलियां की हैं, अभी वो मोमेंटम नहीं बना है दीपक जी, ईमानदारी की बात ये। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बदल ली है कंप्लीटली। आपके दर्शकों के लिए बिल्कुल विस्फोटक खबर बता रहा हूं। वो क्या है कि चुनाव किसके बीच में था? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब खेल दूसरा पलट दिया है। बीजेपी को यह पता है कि उसके पल्ले कुछ नहीं आ रहा इस चुनाव में, तो उन्होंने क्या किया है, जहां जिस पार्टी का जो कैंडिडेट कांग्रेस को हराने की स्थिति में है, उसको उन्होंने सब तरह का सहयोग देना शुरू कर दिया है। आप स्पेसिफिक उदाहरण दें तो आप रोचक नहीं, आप सन्न रह जाएंगे जान करके। आप हिसार का एग्जाम्पल देखिए, अपना सिटिंग मंत्री है कमल गुप्ता, और उसके खिलाफ सावित्री जिंदल जी खड़ी होगी। सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल की माता जी है, देश की सबसे रईस महिला है। बीजेपी के किसी नेता ने सावित्री जी को बिठाने के लिए, नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, और सारा काडर अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को छोड़ के सावित्री जी के साथ लग गया। आपने सुना है कभी ये स्थिति? बागी है, वैसे वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने ऑफिशियल मंत्री को छोड़ करके ये। चलिए ठीक है, तो एक टैली तो बता दीजिए सर, मैं समझ गया आपका। दीपक जी, इंटरेस्टिंग है, सिरसा के अंदर बीजेपी आप दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, आप टैली नहीं बता रहे। नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। गोपाल कांडा, आपको पता है उनकी बैकग्राउंड मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारे दर्शक जानते हैं। उन्होंने किससे संग किया सहयोग? अभय चौटाला से और बसपा के साथ। बीजेपी, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की हैट्रिक बनवाएंगे। आपको पता है बीजेपी ने क्या किया? अपना ऑफिशियल कैंडिडेट जांगड़ा को मैदान से हटा लिया, कांडा की उसमें। और कांडा आज भी ये कह रहा है कि हम बीजेपी का सहयोग नहीं लेंगे। खेल देखिए। ऐसे ही उन्होंने सोनीपत में किया, विड्रॉ करवाया एक को नायब सैनी ने, और पड़ोस की सीट पे देवेंद्र कादयान, मनोहर लाल जी के चेले लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा कि तुम लड़ते रहो, क्योंकि वहां ब्राह्मण जाट करवा दिया गन्नौर में। अब आप आइए असली सवाल पर। व्हाट इज द स्कोरबोर्ड सर? आज की तारीख में प्रेजेंट स्कोरबोर्ड क्या है? आगे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तो कई दिन हैं। आप फिर कह दीजिए कि भाई अब 60 है तो अब 58 हो गई है, 62 हो गई। आज बताइए क्या है दीपक जी? आज की तारीख में पॉलिटिकल थर्मामीटर जो है वो वहीं पे खड़ा है जो आपने परसों बात की थी। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 15 सीट क्रॉस नहीं कर रही है 90 में से। ये हकीकत 90 में से 15। ओके, वहीं की वहीं खड़ी है। और कांग्रेस तो बता दीजिए जी। कांग्रेस वही 55 से 60 के बीच में है। और जब कैंपेन बिल्ड होगा ना, थोड़ा सा रैलियां वेलियां होंगी, सारा माहौल बनेगा, उस समय आप एग्जैक्ट देख पाएंगे कि कहां पर किसका बैरोमीटर ऊपर है, किसका नीचे है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है। वो कभी शैलजा को ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी मिर्चपुर को उठा लाते हैं। अरे यानी आपने कहा कि 15 सीट के आसपास, 90 में 15 सीट बीजेपी को मिलेगी, 55 से 60 के बीच में कांग्रेस को मिलेगी। बहुमत जो है वो 45 प्लस है। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार फिलहाल बन रही है, आराम से, ठीक ठाक, आसानी से सरकार बन रही है उनकी, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ओके, लखड़ा साहब, आप सहमत हैं इनके सर्वे से, या आपके पास भी कोई सर्वे? 30 सेकंड। देखिए मेरे पास कोई सर्वे, मेरे पास एक असेसमेंट है, सर्वे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो पहले बोल दिया कि हरियाणा में आज की तारीख में जो चीजें हो रही हैं वो कांग्रेस वर्सेस अदर्स,
एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और उसके 6-6, 7-7 कंपटीटर खड़े हैं, उसमें 2-2, 3-3 निर्दलीय भी खड़े हैं। इन्होंने बड़े टैक्टिकल काम किया हरियाणा में बीजेपी वालों ने कि जहां किसानों का असर है वहां आईएनएलडी का कैंडिडेट किसान खड़ा कर दिया ताकि वो कांग्रेस का वोट और दलितों का वोट काटे वहां। उससे क्या हो गया कि और उससे काट करके किसको फायदा होगा? वहां आजाद समाज पार्टी का अगर नेक टू नेक फाइट कर रहा है, उसका फरीदाबाद में 2 सीटें, वहां आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट फाइट कर रहा है, अच्छी फाइट दे रहा है, जीत सकते हैं। मेरा जो असेसमेंट है कि हो सकता है, आश्चर्य ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सहयोग से आजाद समाज पार्टी और आईएनएलडी चौटाला साहब के पुत्र वाली, ये दोनों 15-18 क्रॉस कर जाएं और इनमें और बीजेपी में कंपटीशन हो जाए कि ये बीजेपी 15 और ये पीछे पीछे 12 आजाद समाज पार्टी और 7-8, 6-7 आईएनएलडी। तो ये एक नया त्रिकोण बीजेपी ने हरियाणा के पॉलिटिक्स में खड़ा किया। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह हंग असेंबली करके 12-15 निर्दलीय भी जितवा दो और एक नई खिचड़ी, एक मनोहर लाल खट्टर पार्ट 3 वहां खड़ा कर दो। जी, मनोहर लाल खट्टर पार्ट 3। जी मिस्टर अत्री, लास्ट कमेंट, एनी एडिशन? 55-60 ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी थोड़ा और भी नीचे जा सकती है। नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था, ये बात परसों कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर सिंगल डिजिट में आ जाए। उसका कारण एक लाइन का है दीपक जी, समय मुझे पता है कम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है उसका वो अपना लिया है, और वो क्या है कि जब नैरेटिव ना हो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को कंफ्यूज करने में लगी हुई है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी को मीडिया के जरिए, उसी को गोदी मीडिया के जरिए मैनिपुलेट करा के मेन स्ट्रीम नैरेटिव में लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और यही उसके, जो मैं आपको बता रहा हूं कि नीचे ऊपर होने का जो कारण है और 15 क्रॉस नहीं कर रही, उसका सबसे बड़ा कारण है। आज का जो निष्कर्ष निकलता है, अत्री साहब, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम हरियाणा, उमाकांत लखेड़ा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स जो कवर करते हैं, इन दोनों का मानना है कि बीजेपी जो है वो अपना नैरेटिव सेट करने की, अपनी बात की जगह वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। 90 में से 15-16 के आसपास सीटें मिल सकती फिलहाल की जो स्थिति है। और एक चीज अत्री साहब ने की कि अभी वो 55 से 60 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन अत्री साहब का ये कहना है कि जब मोमेंटम होगा, जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, मोदी अमेरिका से लौटकर रैलियां करेंगे, तब वो जो मोमेंटम बनेगा, तब स्विंग क्या है असली, तब आपको और बेहतर, दोस्तों, अत्री साहब का आपको प्रेडिक्शन मिलेगा कि क्या होने जा रहा है। और मुझे लगता है उसमें सहमति लखेड़ा साहब की रहेगी। इनसे भी मैं पूछूंगा कि क्या हो सकता है। आप दोनों लोग आए, और अत्री साहब आज रविवार के दिन आपने समय निकाला, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा। लखेड़ा साहब, आप भी आए शॉर्ट नोटिस पे, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।